अंतर्राष्ट्रीय संगठन उन संगठनों को कहा जाता है जो पूरे विश्व के लिए काम करते हैं, जिनका मकसद किसी एक क्षेत्र या एक महाद्वीप के लिए नहीं होता है, बल्कि पूरे विश्व के लिए होता है, पूरी मानवता के लिए होता है। तो ऐसे संगठन को अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। तो ऐसे संगठनों में विशेष रूप से यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम लिया जाता है। वर्तमान में इसमें कुल 193 सदस्य देश हैं। ये एक नंबर में किसी तरह से पूछा जा सकता है। तो अब सवाल है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों जरूरी है, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पॉइंट में हमने दिखाया है कि कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनसे निपटना किसी एक देश के बस की बात नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय संगठन का होना बहुत जरूरी है। जैसे आज के समय में कोरोना महामारी आई है, कोविड महामारी आई है। तो इससे निपटना एक देश के बस की बात नहीं है। मान लीजिए कि कोई एक देश अपने यहाँ कोरोना को रोकने में सफल हुआ, लेकिन अगर विश्व के किसी भी कोने पर जो कोरोना का वायरस है अगर वहां उपस्थित है, तो कभी ना कभी फिर आपके देश में आ जाएगा। तो ऐसी महामारियों का जब तक पूरे विश्व से सफाया नहीं हो जाता, तब तक हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते हैं। जैसे कोरोना की जब लहर जो है किसी अन्य देश में आने लगती है, तो हम लोग अलर्ट हो जाते हैं कि हो सकता है हमारे यहाँ भी आ जाए, फिर से वापस आ जाए। तो ऐसी महामारियों से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास करने की जरूरत होती है, और ऐसे प्रयास के लिए किसी न किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का होना जरूरी है। इसी तरह का वैश्विक स्तर की समस्या आज के समय में आतंकवाद भी बन गया है। आतंकवाद से निपटना भी किसी एक देश के बस की बात नहीं है। अब आज के समय में आतंकवाद की जो जड़ें हैं वो पूरे विश्व में फैल गई हैं। तो ऐसी स्थिति में सभी देश मिलकर ही इससे निपट सकते हैं। इसी तरह की जो समस्या है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की भी जो समस्या है वो वैश्विक स्तर पर है। कोई भी एक देश जो है कार्बन में कटौती कर देगा, कार्बन उत्सर्जन में कटौती कर देगा, तो ऐसा नहीं है कि उससे पूरे विश्व में जो है प्रदूषण की समस्या समाप्त हो जाएगी। एक देश के जो है प्रयास करने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर सभी देश मिलकर संयुक्त रूप से प्रयास करेंगे, तभी जो है ये ग्लोबल वार्मिंग या पर्यावरण से संबंधित जो समस्याएं हैं वो जो है समाप्त हो सकती हैं। तो आपको इस तरह से बताना है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों जरूरी है, क्योंकि कुछ हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान केवल एक देश के बस की बात नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास होना जरूरी होता है, और ऐसे ही प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है मदद करते हैं। अगला हमने पॉइंट इसी में लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध को समाप्त करने और शांति को स्थापित करने में मदद करते हैं। देखें, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन हुआ था, उसका जो मेन उद्देश्य था युद्ध को रोकना ही था। प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ था, तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी, राष्ट्र संघ। और वो जो है द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफल हो गया था। तो ऐसा चर्चा शुरू हो गई कि कोई और अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनना चाहिए जो कि राष्ट्र संघ से ज्यादा जो है शक्तिशाली हो। तो इसीलिए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का जो सबसे जो मुख्य उद्देश्य है वो युद्ध को रोकना, भावी पीढ़ी से भावी पीढ़ी को जो है युद्ध से रोकना, मानवता की रक्षा करना, ये सब जो पॉइंट हैं ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो और अगर मान लीजिए कि युद्ध नहीं, उसके अलावा भी छोटे छोटे विवाद होते हैं जो कि अगर सुलझाए न जाए तो आने वाले भविष्य में युद्ध का रूप ले सकते हैं। तो ऐसे विवादों को शांति से निपटारा करने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है संगठन का होना जरूरी होता है। तो इसलिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमारे लिए जरूरी है। तो अब ऐसे ही संगठनों में मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को याद किया जाता है। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होती है। द्वितीय विश्व युद्ध अगस्त में 1945 में समाप्त हो जाता है, और उसके बाद ही इसकी स्थापना के लिए जो है प्रयास तेज हो जाते हैं, और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। तो एक नंबर के हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो 24 अक्टूबर 1945। और अलग से यह भी पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग विशेष अवेयर नहीं है, क्योंकि इस गतिविधियों में हम लोग भाग नहीं लेते हैं। जो राष्ट्रीय स्तर के लोग हैं, राजनेता वगैरह हैं, ये सब इन सब गतिविधियों में भाग लेते हैं। तो इसमें शुरू शुरू में जो देखें, कोई भी संगठन होता है तो उसका अपना एक संविधान जरूर होता है, और नियमों कानूनों का एक समूह जरूर होता है, जिसमें सारी बातें उस संगठन से संबंध में लिखी रहती हैं। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संविधान है उसे चार्टर कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को चार्टर कहा जाता है। तो इस चार्टर पर 51 देश, प्रारंभ में 51 देश हस्ताक्षर करके इसे स्वीकृत किए थे। शुरू शुरू में 51 देश ही इससे जुड़े हुए थे। तो एक नंबर का यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो संस्थापक सदस्य देश थे उनकी संख्या कितनी थी। तो आपको बताना है 51। शुरू में 51 देश ही इससे जुड़े थे, और धीरे धीरे सदस्य देशों की संख्या बढ़ती चली गई, और आज के समय में 193 देश हो गए हैं। तो सदस्य देशों की संख्या आज कितना हो गई, 193। और इसे लीग ऑफ नेशंस, जिसे हमने बताया राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस जो 1920 में बना था, उसका इसको उत्तराधिकारी माना जाता है। लीग ऑफ नेशंस का इसे यानी संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिकारी माना जाता है। तो ये ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दीर्घ उत्तरी के हिसाब से, कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है। तो देखें, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हमको क्या आवश्यकता है, जो बातें उसमें लिखे थे वो बात यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अगर एक का मैटर आपको तैयार है तो दूसरे में आप लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य में हमने 6 पॉइंट को दिखाया है। तो पहले नंबर पर हमने लिखा है कि भावी पीढ़ी से, भावी युद्धों से आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करना, यानी भविष्य में युद्ध न हो, भविष्य में युद्ध न हो, ऐसी नीतियों पर चलना, ऐसे उपाय खोजना कि भविष्य को रोका जा सके, जिससे कि जो हमारी भावी पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, उसके भविष्य को हम सुरक्षित कर सकें। अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, हम लोग तो कुछ जी लिए हैं, अपना कुछ जीवन जी लिए हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, वो तो पूरी तरह से बचपन में ही समाप्त हो जाएगी अगर युद्ध हुआ तो इसीलिए हमने ये लाइन लिखा है कि भावी युद्धों से, यानी जो भविष्य में होने वाले युद्धों हैं उनसे जो है आने वाली पीढ़ी की हितों की रक्षा करना, उनको भविष्य को सुरक्षित करना। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना, ये तो बहुत ही सरल सा पॉइंट है कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं उनको बातचीत से ही हल कर लिया जाए, उन्हें युद्ध तक जाने से रोका जाए। फिर अगला पॉइंट दिया है कि राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। ये बात सभी संगठनों पर लागू होती है कि अगर कोई संगठन बन रहा है तो उसके बीच सहयोग को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य होगा। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, कहने मतलब पूरे विश्व के लिए है, तो पूरे विश्व में सहयोग को बढ़ावा देना, ये आपस में लड़े भिड़े मरे नहीं, बल्कि सहयोग करके आगे बढ़े। फिर अगला पॉइंट है विश्व शांति को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक उपाय करना, यानी कि कहीं पर अगर तनाव जैसी स्थिति है तो उसे दूर करना और विश्व शांति की दिशा में आवश्यक कदम उठाना, यानी शांति बनी रहे। और अगर लग रहा है अशांति का, आशंका का कोई क्षेत्र है, अगर लग रहा है कि इस क्षेत्र में भविष्य में तनाव जैसी स्थिति बन सकती है, तो युद्ध होने से पहले ही उस तनाव को समाप्त कर देना। तो ये कहा जा रहा है कि विश्व शांति को सुदृढ़ करने के लिए समुचित कदम उठाना। फिर अगला पॉइंट है पूरे विश्व के लिए सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कार्य करना। तो परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने वाली बात है। तो किस क्षेत्र में सहयोग, तो सामाजिक आर्थिक विकास हेतु सहयोग, सभी देश जो है मिलजुल कर आर्थिक विकास कर सके। तो जैसे जो क्षेत्रीय संगठन आसियान की बात हमने किया, सार्क की बात किया, यूरोपीय संघ की बात किया, वहां पर सामाजिक आर्थिक सहयोग था, तो यहाँ पर भी सामाजिक आर्थिक सहयोग है। अंतर इतना है कि वो सदस्य देशों के बीच में सामाजिक आर्थिक सहयोग की बात कर रहा था, तो ये पूरे विश्व में सामाजिक आर्थिक सहयोग की बात करेगा। सदस्य देश यहाँ भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि सदस्य देशों की संख्या 193 हो गई है, तो लगभग इतने में पूरा विश्व आ जाता है। अब कुछ ही देश बचे हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ से अभी दूर हैं, ज्यादातर देश शामिल ही हो गए हैं, तो इसलिए पूरा विश्व शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है आपदा, महामारी या अन्य किसी भी समस्या में मदद पहुंचाना। अगर मान लीजिए किसी भी देश में कोई भी प्राकृतिक आपदा आ गई है, कोई महामारी आ गई है, या अन्य किसी भी तरह की समस्या आ गई है, तो वहां के लोगों की मदद करना। जैसे हमने बताया था कि नेपाल में जो है भूकंप आया था, तो भारत ने जो है सहायता पहुंचाई थी। तो इसी तरह से अगर वैश्विक स्तर पर किसी भी देश में इस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एजेंसियां हैं वो जो है वहां पर हेल्प के लिए पहुंच जाती हैं, हेल्प के लिए प्रस्तुत हो जाती हैं, जो भी जरूरी चीजें हैं वो उनको उपलब्ध कराती हैं। तो ये है संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य। आप महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची में इसको रखेंगे, यानी प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। फिर अगला प्रश्न बनेगा संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो ये 6 अंगों का नाम आपको एकदम से रटा रहना चाहिए। नंबर 1 पर है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद ये कार्यकारी अंग है, अभी डिटेल में इसको हम बताते हैं, लेकिन मोटे तौर पर जान लीजिए। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यकारी अंग है। कार्यकारी अंग मतलब कार्यपालिका, जैसे कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये कार्यपालिका है। कार्यपालिका का मतलब कोई भी एक्शन लेने का जो कार्य है, कोई भी कार्यवाही करने का जो कार्य है, वो सुरक्षा परिषद का है। अगर मान लीजिए कि कहीं युद्ध हो रहा है, तो युद्ध रत देशों के बीच में समझौता कराना, अगर कोई समझौते का उल्लंघन कर रहा है तो उसके विरुद्ध सैन्य कार्यवाही करना, उसे दंडित करना, ये सब कार्य सुरक्षा परिषद का रहेगा। उसके बाद महासभा दूसरे नंबर पर है। महासभा, महासभा ये विधायी अंग है। जैसे हमारे देश में विधायिका होती है, सरकार का जो दूसरा अंग है विधायिका है। विधायिका माने संसद, जहां पर नियम कानून बनाए जाते हैं, जहां पर बहस होती है, परिचर्चा होती है, तो इस तरह की महासभा अंग है। तो महासभा कौन सा अंग है, विधायी अंग है। यहाँ पर विचार विमर्श होता है, बहस होता है, बजट पास होता है, और कुछ विशेष नियम कानून यहाँ से तैयार किए जाते हैं। तो ये हो गया। और तीसरा नंबर है सचिवालय। सचिवालय देखें, ये कर्मचारियों का संगठन है। हमने सचिवालय का जिक्र सार्क में भी किया था। तो ये सचिवालय जो है, यहाँ का जो अध्यक्ष होगा, जो प्रमुख होगा या हेड होगा, उसको महासचिव कहेंगे। महासचिव का पद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये भी एक नंबर में पूछा जाता है कि वर्तमान में महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस जो है महासचिव है, वो अभी नीचे देखा जाएगा।
जब सचिवालय पढ़ने लगेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मोटा मोटा खाका आप जान लीजिए। तो सचिवालय कर्मचारियों का जो है संगठन है, यहाँ पर जो है महासचिव हेड होता है और बाकी अन्य कर्मचारी रहते हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के रोजमर्रा के कार्यों को जो है निपटाते हैं। रोजमर्रा के कार्यों को मतलब जो दिन प्रतिदिन के कार्य होते हैं वो निपटाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो ये जैसे सरकार के तीसरा अंग न्यायपालिका है, उसी तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ का भी ये न्यायिक अंग है, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये हेंग में है, ये भी पूछा जाता है, ये अलग से अभी पढ़ाएंगे हेडिंग के साथ। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का जो है शांतिपूर्ण ढंग से निपटारे के लिए प्रयास करेगा। यानी अगर जैसे हमारे आसपास में कोई विवाद होता है तो लोग न्यायालय में जाते हैं, तो अगर देशों के बीच में अगर कोई विवाद होगा तो वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाएंगे, वो किसी देश के न्यायालय में नहीं जाएंगे बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाएंगे। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई विवाद है, उसको अगर सुलझाना है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये विवाद जाएगा। फिर पांचवा नंबर में है आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो आर्थिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद की स्थापना की गई है। तो ये संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उसका अंग है, सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास तो करता ही है। अब न्यास परिषद, ये छठवां वाला जो अंग है, ये आज के समय में निष्क्रिय हो गया। निष्क्रिय का मतलब है इसकी आवश्यकता समाप्त हो गई है। देखिए, न्यास परिषद की स्थापना इसलिए की गई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही संयुक्त राष्ट्र संघ बना था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय में बहुत ढेर सारे नव स्वतंत्र देश जो है हुए थे। तो कुछ ऐसे भी देश थे जिनको शासन संचालन करना आता ही नहीं था, बहुत ही पिछड़े थे, बहुत ही अल्प विकसित थे, बहुत ही गरीब देश थे। तो वहां के लोगों को शासन संचालित करना आता ही नहीं था। तो ये कहा गया, ये निर्णय लिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ में कि ऐसे देशों का जो शासन है न्यास द्वारा चलाया जाएगा। न्यास का मतलब है संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ जो है अधिकारियों की नियुक्ति करेगा अपने तरफ से, और वो जाके वहां पर शासन चलाएंगे, और वहां के जो लोग हैं उनको शासन चलाने के लिए ट्रेनिंग देंगे, एक तरह से उनको प्रशिक्षण देंगे। तो उनके साथ वो काम करते करते जब वो शासन संचालन करना सीख जाएंगे, तब फिर ये जो न्यासी लोग होंगे, जो संयुक्त राष्ट्र संघ से भेजे गए अधिकारी हैं, ये वापस चले जाएंगे और वो क्या होगा कि वो लोग स्वतंत्र हो जाएंगे और अपना शासन स्वयं चलाने लगेंगे। तो इसी को न्यास परिषद कहा गया था। तो आज के समय में कोई भी न्यास नहीं है, और कोई भी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अधिकारी है, न्यासी है, जाके किसी देश में शासन संचालन व्यवस्था नहीं संभाला हुआ है। तो ये निष्क्रिय हो गया है। अब इसे नई भूमिका दिए जाने की बात हो रही है, या तो फिर इसे समाप्त करने की बात हो रही है। तो अंग है, इसलिए हमको जानना है। अब भविष्य में क्या होगा वो तो देखने वाली बात होगी। अब विशेष तौर पर हमको पढ़ना है सुरक्षा परिषद। अब हेडिंग के साथ सुरक्षा परिषद के बारे में जानेंगे। और ये महत्वपूर्ण है, सुरक्षा परिषद के बारे में आपको परीक्षा में प्रश्न अलग से पूछा जा सकता है। अगर मान लीजिए परीक्षा में ऐसा पूछा जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं, विस्तार से समझाइए। तो अब ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों का नाम लिख देना है, और एक एक दो दो लाइन लिख देना है। तो 6 पॉइंट है तो 6 दूनी 12 लाइन हो जाएगा। इससे ज्यादा तो लिखने के लिए हमारे पास समय रहता नहीं है, तो ऐसा थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। लेकिन जब अलग से आएगा सुरक्षा परिषद के बारे में, तो सिर्फ सुरक्षा परिषद के बारे में ही डिटेल में लिखना है। तो 10-12 लाइन सुरक्षा परिषद के बारे में ही लिखना है। और अगर 2 नंबर में 3 नंबर में अगर पूछा जाता है तो ऐसा आ सकता है, सुरक्षा परिषद के कार्य समझाइए। जैसे अभी अभी आपका टेस्ट में आया था, सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के नाम लिखिए। तो ये जो 2 नंबर और 3 नंबर में इस तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं। तो सुरक्षा परिषद के बारे में देखें, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का ये कार्यकारी अंग है जो हमने अभी बताया है, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी होती है। इसका ही ये दायित्व होता है कि कहीं पर युद्ध जैसी स्थिति न हो। अगर युद्ध जैसी स्थिति है तो उसको जो है सॉल्व करने, उसको समाप्त करने, उसे हल करने का प्रयास करे। और मान लीजिए कि अगर 2 युद्धरत देश हैं तो उनके युद्ध को समाप्त करने की कोशिश करे। और अगर मान लीजिए कोई नहीं मान रहा है, कोई आक्रमणकारी देश है, कोई दूसरे देश पर आक्रमण कर दिया है, तो फिर जो आक्रमणकारी देश है उसको दंडित करना, उसके विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करना, ये सब इसका कार्य है। तो इसीलिए कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने की इसकी पूरी जिम्मेदारी है। तो इसके 5 जो स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। अब देखें, रूस की जगह पर पहले सोवियत संघ हुआ करता था। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद चूंकि उसका उत्तराधिकारी रूस को बनाया गया था, इसलिए उसकी जगह पर रूस को सीट मिल गई, वो सीट। अब इसके अलावा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। स्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है पूछा जाए तो आप बताएंगे स्थायी सदस्यों का कार्यकाल नहीं होता है, वो अनवरत रहते हैं। यानी जब से संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है, तब से अब तक और भविष्य में भी उनका कार्यकाल जारी रहेगा। यानी उनका 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष इस तरह से कार्यकाल नहीं होता है उनका। इसीलिए तो स्थायी कहा गया है। ये हमेशा वहां पर अपनी सीट पर बने रहेंगे। फिर इसमें एक पॉइंट और भी लिखा हुआ है कि प्रारंभ में सदस्यों की जो संख्या, अस्थायी सदस्यों की संख्या है, वो 10 नहीं थी। प्रारंभ में सदस्य संख्या 6 ही थी। बाद में 1966 में इसे बढ़ाकर 10 किया गया था। तो ये भी जानने वाली बात है कि शुरू में 6 सीट थी, तो 6 और 5 11 ही थे। अब आज के समय में 15 हो गए। अगर ऐसा पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं, अस्थायी स्थायी ऐसा शब्द नहीं प्रयोग किया जा रहा है, तब 15 सदस्य बताएंगे। जब स्थायी शब्द आएगा तभी जो है 5 करेंगे। अगर स्थायी शब्द नहीं आ रहा है तो 15 करेंगे। कभी कभी जल्दीबाजी में बच्चे 5 लिख के चले जाते हैं, फिर बाद में पता चलता है तो उनको पछतावा होता है।
अब देखें जो ये 10 अस्थायी सदस्य बनेंगे तो इनके लिए एक फार्मूला है। ऐसा नहीं है कि एक ही महाद्वीप से 10 के 10 चुन लिए जाएं, या फिर दो, या जो जिनका जो है ज्यादा पहुंच है, जैसे यूरोप का, अमेरिका का, इन देशों का संयुक्त राष्ट्र संघ में ज्यादा जो है पहुंच है, ज्यादा इनका चलती है, तो यही इन्हीं के आसपास या इनके सहयोग वाले देशों को जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य के तौर पर नियुक्त कर दिया जाए। तो ऐसा नहीं है, इसके लिए फार्मूला दिया गया, जानबूझ के फार्मूला दिया गया है जिससे कि वो थोड़ा सा लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे। हालांकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है नहीं, क्योंकि 5 देश परमानेंट हो गए हैं और बाकी देश जो है 2-2 साल के लिए चुने जा रहे हैं, तो सबको समान रूप से अधिकार नहीं है, तो इसको लोकतांत्रिक नहीं कहते हैं। लेकिन फिर भी जो है कुछ हद तक लोकतांत्रिक बनाने के लिए ये व्यवस्था दिया गया है। तो क्या व्यवस्था दिया गया है कि एफ्रो एशिया से 5 सदस्य चुने जाएंगे। एफ्रो एशिया का मतलब अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप, अफ्रीका का जनसंख्या क्षेत्रफल दूसरे नंबर पर है और एशिया क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, जनसंख्या भी यहाँ की सबसे ज्यादा है, और अफ्रीका क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है। तो इसलिए दोनों को मिलाकर 5 सीट दिया गया है। यानी हर समय जो है 5 जो 10 सदस्य हैं, 10 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं, उसमें से 5 जो देश हैं यहीं से रहेंगे, अफ्रीका और एशिया से। और पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप में शुरू शुरू में बंटवारा हो गया था। तो ये निर्धारित किया गया था कि पश्चिमी यूरोप से 2 सदस्य और पूर्वी यूरोप से 1 सदस्य। तो आज के समय में अगर पूरे यूरोप की बात करेंगे तो 3 सदस्य कर सकते हैं। लेकिन ये अभी भी ये ध्यान रखते हैं कि पश्चिमी यूरोप से ही 3 ना हो जाए, या पूर्वी यूरोप से ही 3 सदस्य न हो जाए। तो इन बात का ध्यान रखते हैं, तो ये पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप ऐसा शब्द इस्तेमाल किया गया है। फिर उसके बाद लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका किसको कहते हैं? जो उत्तरी अमेरिका है उसके नीचे दक्षिणी अमेरिका है, लेकिन उत्तरी अमेरिका के निचले वाले जो भाग हैं और दक्षिण अमेरिका को लैटिन अमेरिका कहते हैं। लैटिन अमेरिका इसलिए कहते हैं कि यहाँ के लोग जो है लैटिन भाषा बोलते हैं, और ये लोग यूरोप से जा जाके वहां पर कब्जा जमा लिया और बाद में इनको जो है वहीं पर स्थायी रूप से बस गए। तो इसको लैटिन अमेरिका कहा। लैटिन अमेरिका के मोटे तौर पर आप जान ले दक्षिण अमेरिका, जहां पर ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू, इक्वाडोर ये सब देश हैं, इसे जो है लैटिन अमेरिका कहा जाता है। तो यहाँ से 2 सदस्यों का चुनाव होना है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि 5 2 7 1 8 2 10 हो गए। अब देखें कि इनकी कार्य क्या है और शक्तियां क्या है, यानी सुरक्षा परिषद का जो कार्य है और शक्तियां, तो बता ही दिए हैं कार्य और शक्तियां, लेकिन देख लें। नंबर 1 पर दिया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद है उनका शांतिपूर्ण हल निकालना, शांतिपूर्ण हल खोजना। जो विवाद है वो युद्ध तक जाने से पहले ही उनका हल निकाल लिया जाए। फिर लिखा है शांति भंग होने पर, अगर मान लीजिए कोई देश शांति भंग कर रहा है या किसी देश पर आक्रमण कर रहा है, तो आक्रमणकारी को दंडित करना, उसे दंड देना, और उसके विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करना भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का ही कार्य है। इसके अलावा मान लीजिए कि कोई विवाद जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चल रहा है, उसका हल निकाला जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के माध्यम से, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोई निर्णय दिया, वो निर्णय सुनाया, और उस निर्णय को अमल में ले आना भी पड़ता है। तो अगर मान लीजिए कोई देश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को मानने से इनकार कर रहा है, तो उस निर्णय को लागू कराने का, अमल में ले आने का जो जिम्मेदारी होगी वो सुरक्षा परिषद का होगा। यानी जैसे मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर विवाद है, और कश्मीर विवाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाया गया, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय फैसला किया कि नहीं, कश्मीर पर तो भारत का ही अधिकार होना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में जो पाक अधिकृत कश्मीर है, जिस पर 1/3 हिस्से पर जो है पाकिस्तान का कब्जा है, तो पाकिस्तान कह रहा नहीं, तो मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो अपनी सेना को जो है पीछे नहीं लूंगा, मैं तो पाक अधिकृत कश्मीर को खाली नहीं करूंगा। तब ऐसी स्थिति में अब सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी होगी कि किसी भी तरीके से, चाहे सैन्य कार्रवाई करना पड़े पाकिस्तान पर, या जिस भी तरीके से उसको उचित लगेगा उस तरीके से वो पाक अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान से खाली करवाएगा। तो इस तरह की वो कार्रवाई करेगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो भी निर्णय होंगे उसको लागू करने के लिए वो जिम्मेदार है। फिर लिखा है कि अगला पॉइंट है कि महासचिव, हमने बताया कि जो सचिवालय का हेड होता है उसको महासचिव कहा जाता है, और इसे पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ का भी प्रतिनिधि माना जाता है। तो उसका चुनाव होता है, तो बता रहे हैं कि उसके चुनाव में जो लोग भाग लेते हैं, तो नाम सुझाने का कार्य, यानी प्रस्तावित नाम को प्रस्तावित करने का कार्य सुरक्षा परिषद का है। वही सुझाता है कि ये लोग जो है संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पद के लिए उपयुक्त हैं। और जब उनका नाम आ जाता है, फिर अगर मान लीजिए 2 नाम आ जाते हैं तो वोटिंग होगी, तो वोटिंग तो महासभा में होगी, वोटिंग होती है, फिर उसके बाद जो है रिजल्ट आता है, तो वोटिंग महासभा में होगी, लेकिन नाम सुझाव देने का या प्रस्तावित करने का जो अधिकार है वो सुरक्षा परिषद के पास है। फिर अगला पॉइंट है कि महासभा के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का जो है चुनाव करना। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं, तो उनकी जो नियुक्ति होती है, तो उसमें जो है ये महासभा के साथ जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यानी अकेले ये नियुक्ति नहीं कर सकता है, लेकिन महासभा भी अकेले नहीं कर सकती है। तो दोनों ही मिलकर जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की क्या करते हैं, चुनाव करते हैं और उनकी नियुक्ति करते हैं। अगला पॉइंट हमने दिखाया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर नए सदस्यों का प्रवेश कराना है, अगर मान लीजिए कि जैसे 193 सदस्य वर्तमान में हैं और कोई भी अन्य देश है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होना चाहता है, तो उसकी पहले ये सिफारिश करेगा। कौन सिफारिश करेगा? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद सिफारिश करेगा कि इस देश को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता दी जाए।
जब ऐसा होगा तो महासभा जो है उसे सदस्यता देती है। फिर लिखा है कि महासभा की अपनी रिपोर्ट भी ये भेजता है, सुरक्षा परिषद महासभा को अपनी रिपोर्ट भेजता है, यानी रिपोर्ट उसके सामने पेश करता है कि साल भर की जो गतिविधियां होती हैं उसका लेखा जोखा जो होता है उसी को रिपोर्ट कहा जाता है। तो वो रिपोर्ट जो है महासभा को भेजता है और जिस पर जो है महासभा में बहस परिचर्चा वगैरह होती है। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये जानने की बात है कि जो मतदान की जो प्रक्रिया है वो कैसे होता है। यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब कोई प्रस्ताव ले आया जाता है तो वो प्रस्ताव को पारित कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी देश पर सैन्य कार्रवाई करना है, तो सैन्य कार्रवाई करने से संबंधित एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और उस प्रस्ताव को कोई जो स्थायी सदस्य है या अस्थायी सदस्य है, दोनों में से कोई भी वो प्रस्ताव सुरक्षा परिषद के पटल पर रखेगा। फिर उसके बाद उस पर विचार विमर्श होगा, बहस होगा, वो पूरे प्रकरण को समझाएगा। जो प्रस्ताव को रखने वाला व्यक्ति है या जो देश है वो जो है पूरे प्रकरण को समझाएगा। फिर प्रकरण को सुनने के बाद, बहस हो जाने के बाद फिर अंतिम में वोटिंग होती है। वोटिंग होती है कि मतलब इस प्रस्ताव के समर्थन में कितने लोग हैं और कितने लोग विरोध में हैं। तो इसी को हमने यहाँ पर दिखाया है कि मतदान प्रक्रिया। तो जब भी कोई प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में ले आया जाता है तो उस पर जब वोटिंग होती है तो उसका जो बहुमत है 9 है। 9 का बहुमत से ही कोई प्रस्ताव पास होगा। यानी जैसे कि 15 सदस्य देश हैं, यानी सुरक्षा परिषद में अस्थायी स्थायी मिला के 15 सदस्य देश हैं, तो इसका जो बहुमत है, ऐसे तो जो सामान्य तौर पर देखा जाता है तो 50+1, तो 50 का मतलब 7 दूनी 14 यानी 8। अगर सदस्य साथ में है तो उसको बहुमत माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर 8 से बहुमत नहीं होगा बल्कि 9 से बहुमत होगा। अगर 9 लोग सहमत हैं तो प्रस्ताव पारित माना जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि 9 लोगों में 5 स्थायी जो सदस्य हैं उनका जो है होना जरूरी है। जो 9 वोट पड़ा है उसमें 5 स्थायी लोगों का होना जरूरी है, स्थायी सदस्यों का उसमें समर्थन होना जरूरी है। उसके अलावा 4 यानी 5 जो स्थायी हैं वो, और अस्थायी वाले में से कम 4 लोगों का सहमत होना जरूरी है। 4 भी सहमत हो सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के 10 सहमत हो सकते हैं, लेकिन स्थायी के 5 के 5 का सहमत होना जरूरी है और उसके बाद 4 का सहमत होना जरूरी है। यानी 5+4, 5+4 का सहमत होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो प्रस्ताव खारिज हो जाएगा। और कोई भी एक देश जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, कोई भी एक देश यानी P5 का कोई भी एक देश अगर प्रस्ताव के विरुद्ध वोटिंग करता है तो क्या होगा, ये प्रस्ताव खारिज हो जाएगा और इसे कहा जाएगा कि इस देश ने वीटो का प्रयोग किया या निषेधाधिकार का प्रयोग किया। कोई भी देश सुरक्षा परिषद का जो स्थायी सदस्य है वही सिर्फ वीटो कर सकता है, यानी निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है। बाकी जो अस्थायी देश हैं, अस्थायी सदस्य हैं, वो जो है वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इनको P5 कहा जाता है, यानी पावर 5, यानी ये बहुत ही शक्तिशाली है। इनकी स्थिति बहुत ही मजबूत है, बाकी की स्थिति जो है कमजोर है। भारत भी जो है इसमें स्थायी सदस्यता के लिए लगातार दावेदारी कर रहा है। अब आगे के दिनों में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत भी इसकी जो सदस्यता प्राप्त करना चाह रहा है, तो भारत का जो पक्ष है, क्यों भारत को स्थायी सदस्यता दिया जाना चाहिए, तो वो पक्ष आपको बताना होगा भारतीय होने के नाते। इसके अलावा ये भी प्रश्न इसमें आएगा कि इसके मार्ग में बाधा क्या है। जब भारत जो है जितना क्राइटेरिया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने को, वो सारा क्राइटेरिया को जब भारत फुलफिल करता है तो फिर वो सुरक्षा परिषद में उसको स्थायी सदस्यता क्यों नहीं मिल रहा है, उसके मार्ग में क्या बाधा है, तो ये हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही हम लोग देखेंगे। सुरक्षा परिषद हम लोगों ने